दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं केडी कैंपस बाय जेपी सर यूट्यूब चैनल। हमें जेपी सर। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जहां कहीं पर होंगे स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आपके पढ़ाई का काम बेहतर तरीके से चल रहा होगा और किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा। दोस्तों ठंड का यह दिन आपको कैसा लग रहा है? उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने अपने रजाई में अपने अपने मुंह को दबका करके सोए होंगे। ये तो मुझे भी पता है, क्योंकि जो सिचुएशन आपकी है वही सिचुएशन मेरी भी है। लेकिन बावजूद हम रजाई से बाहर निकल करके आप लोगों के पढ़ाई में आपका सहयोग कर रहा हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो हमें एनर्जी दे रहा है। ठंड से मुझे बाहर निकलना है। दोस्तों ठंड का महीना बहुत है और हम चाहते हैं कि हम आपको इस तरीके से कंटेंट के स्तर पर काम करें, इस तरीके से आपको हम कितना बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। हम वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने मूड़ी को, अपने सर को रजाई में दबका करके वीडियो को देखो और फिर दोबारा कभी देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम इस तरीके से कंटेंट के स्तर पर काम कर रहा हूँ। पिछला वीडियोस बहुत प्यार दुलार मिला है आप लोगों के द्वारा और उम्मीद करता हूं कि यह भी वीडियोस हम आप लोगों को एकदम कंटेंट के स्तर पर, अंडरस्टैंडिंग के स्तर पर बहुत बेहतरीन पहुंचाने वाला हूं। तो दोस्तों हमने कहा कि अगर आप हमें थंब अप करते हैं, आप हमें कोई कमेंट सुझाव देते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लोगों तक शेयर करते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं ठंड से बाहर एक एनर्जी देता है, जो हम आपके सामने खड़े होकर एक नई वीडियोस को बनाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों हो सकता है कि ठंडी के महीने में कभी हम भी तबीयत की वजह से वीडियो ना बना पाओ, लेकिन निराश मत होइएगा। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम एक वीडियो आप तक डेली पहुँचाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों आपका समय हम खराब न करते हुए, जायज़ न करते हुए, हम सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के डेविएशन अर्थात मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जो भी एक्सेप्शन थे, जो भी अपवाद थे, खास करके जो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अपवाद थे, उस सारे अपवाद को हमने क्या कर दिया है, आपसे वन बाय वन क्या कर लिया हूँ, पिछले वीडियोज़ में पूरी तरीके से डिस्कस कर रखा हूँ। जहाँ से संभावित प्रश्न आने की संभावनाएँ थी, जहाँ से आना तय था, जहाँ से प्रश्न आए थे, चाहे वो कॉन्सेप्ट के स्तर पर रहा हो, चाहे वो कंटेंट के स्तर पर रहा हो, हमने सभी, चाहे वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट रहा हो, चाहे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट रहा हो, हमने सभी कॉन्सेप्ट के स्तर पर आपके साथ मिल करके काम करने की कोशिश किया हूँ। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं और ख़ास करके बायोलॉजी के क्षेत्र में हैं, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे क्लास 10th हो, 11th हो, 12th हो, बीएससी हो, एमएससी हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, डीएसएसबी, बिहार पीजीटी, जो भी आपकी तैयारी खास करके बायोलॉजी से रिलेटेड तैयारी है, उन सभी तैयारियों को हम धार देने के लिए आप लोगों के साथ जुड़े हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक वीडियो आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों याद रखिएगा, यह समर भूमि है, आप योद्धा हैं। आप अगर यहाँ पर लड़ते हैं तो आप वीर कहलाएंगे, अगर मैदान छोड़कर भागते हैं तो कायर कहलाएंगे। ठंड का महीना, गर्मी का महीना, बरसात का महीना का आना और जाना लगा रहेगा, ये तो मौसम है। लेकिन गाना भी है कि मौसम की तरह तुम तो बदल तो ना जाओगे। क्यों बदल जाओगे भाई? आपका काम है पढ़ना, सिर्फ पढ़ना, और आप पढ़ाई करो। मौसम की तरह बदलो मत, वरना मामला गड़बड़ा जाएगा। फिर 2, 4, 5 साल बाद फिर घर वाले पूछेंगे कि मौसम की तरह तुम भी तो बदल गए। तो याद रखिएगा, आप हमारे साथ जुड़े और देखिए हम किस तरीके से आपसे कंटेंट के स्तर पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। यकीन मानिए कि पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हमने कुछ पढ़ने की कोशिश किया हो। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियोज़ में हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। सीधी बात, नो बकवास, सीधा टॉपिक पर आते हैं कि आज जो हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड जो आपका क्रॉस है, उसके हम कह सकते हैं कि उसके डेविएशन को पढ़ेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस के क्या पढ़ेंगे, डेविएशन के बारे में आज हम आपसे क्या करेंगे, स्टडी करने के लिए क्या हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो आइए सीधा टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों ये आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है डेविएशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसे 3 नामों से जाना जाता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है इंटर एलेलिक इंटरैक्शन।
दोस्तों इसे एक और नाम से, हम सारे नाम पहले बता दे रहा हूँ, जैसे आपको अगर परीक्षा में प्रश्न आए, क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो। इसे इंटर एलिलिक इंटरेक्शन कहते हैं, इसे इंटरजेनिक इंटरेक्शन भी कहते हैं। इसे एक और नाम जानते हैं, बोलेंगे सारे सब नाम ही सर बता देंगे आप, इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। ठीक है, ये इतने नाम हैं दोस्तों। डेविएशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, इंटरजेनिक इंटरेक्शन, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। तो सबसे पहली बात फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, एलिल क्या है। ध्यान दीजिएगा, कल भी बताया था, इसके लिए स्पेशल वीडियोज भी मैंने बनाया था, लेकिन आज फिर एलिल्स के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अगर एलिल समझेंगे तभी नॉन एलिल समझ पाएंगे। तो हमने कहा कि ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम ए और बी, ये है इसका सेंट्रोमियर। ठीक, सेंट्रोमियर यहां मान लीजिए एक जीन है ए, एक जीन है बी, और ये है आपका मान लीजिए ए ही मान लीजिए, इसे मान लीजिए बी। दोनों किस कंडीशन में है? होमोलॉगस में। ध्यान रखेंगे। अब हमने कहा कि जो एलिल्स का डिफिनेशन है वो डिफिनेशन है कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन विच इज सिचुएटेड ऑन सेम लोकस known as alleles, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ये देखिए, सेम लोकस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये इसका अल्टरनेटिव क्रोमोसोम है। मैंने कहा कि जीन ए, इसका जीन ए और इसका जीन ये हैं एलिल। तो एलिल क्या बना? कैपिटल ए कैपिटल ए, या बी बी, हमेशा अल्टरनेटिव फॉर्म में होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, नॉन एलिलिक की बात हो रही है। मान लीजिए यहाँ पे है सी और यहाँ पर है डी। हमने कहा कि ए और डी अगर इस तरीके से कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है, इस तरीके का क्रॉस, इस तरीके का अरेंजमेंट, इस तरीके का सिचुएशन दिख रहा है, तो हम उसी को क्या कहेंगे? नॉन एलिलिक। और वहाँ देखिए कह भी क्या रहा है, इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए? एलिलिक नहीं, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर कहीं पर भी ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि जहां पर इंटरेक्शन नॉन एलिलिक के बीच में हो रहा है, तो हम उसी को कहेंगे नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, या इंटरजेनिक इंटरेक्शन, या इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, या इसी का कहेंगे डेविएशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। इतना बात समझ में आया? अगर इतना बात समझ में आया तो अब इसके डिफिनेशन की तरफ चलते हैं, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो आइए इसके डिफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या होगा दोस्तों? हमने कहा कि इंटरेक्शन किसके किसके बीच में है? इंटरेक्शन नॉन एलिल के बीच में है। जब इंटरेक्शन नॉन एलिल्स के बीच में होगा तो हम उसे कहेंगे डेविएशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन।
अब इसे डिफाइन किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए इसको डिफाइन करना पड़े तो क्या करेंगे, इसे लिखेंगे व्हेन इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन, क्या लिखेंगे, व्हेन इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन एलिल known as डेविएशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, या उसे कहते हैं नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। ठीक, डेफिनेशन समझ में आ गया। एलिल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, नॉन एलिल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा। अभी हम आगे बहुत कुछ देखने वाले हैं, आप घबराइए नहीं। अगर जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा तो क्या होगा, हमने कहा कि जब ऐसा होगा तो क्या होगा, जब ऐसा होगा तो जो नॉन एलिल हैं इट चेंज, यह बदल जाते, इट चेंज और मॉडिफाइड फाइव अदर नॉन एलिल जीन, नॉन एलिलिक जीन। ठीक है, तो when interaction takes place between non-alleles known as the non-allelic interaction, it change modified other non-allelic gene। जब ऐसा होगा तो जो नॉन एलिलिक जीन है वो दूसरे एलिलिक जीन में क्या हो, नॉन एलिलिक जीन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका डेफिनेशन या डेविएशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस में डेविएशन क्यों आया, बात ये भी है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो एक तरीके से जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टेड लॉ है, उसी का तो ये क्या है, एक्सेप्शन है, कर सकते हैं आप इसे, उसका क्या है, ये एक्सेप्शन है। तो अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या देखने वाले हैं, हमने कहा कि वाई डेविएशन इज क्रिएट इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। कहां से डेविएशन आया, कहां से वो एक्सेप्शन निकल के आया, दरअसल हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम जानेंगे कि डेविएशन क्यों आया। आपको एक बात पता होगा, जब हम मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट के बारे में आपसे डिस्कशन कर रहा था, उस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने एक पॉइंट आपसे डिस्कशन किया था कि इसमें जो सेकंड एलिल होता है वो ऑलवेज इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो सेकंड एलिल्स होता है वो एलिल्स हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट कंडीशन में होता है, ऐसा बताया गया। जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो एक्सेप्शन था, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सेप्शन था, उस एक्सेप्शन में बताया गया कि जब एलिल और नॉन एलिल के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उस इंटरेक्शन में 9:3:3:1 का विचलन पाया जाता है, डेविएशन पाया जाता है। क्या ये बात सत्य थी?
यही जानने के लिए हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के जो भी एक्सेप्शन है सबसे पहले हम उसी को देखते हैं कि क्या एक डाई हाइब्रिड क्रॉस के एक्सेप्शन में ऐसी सिचुएशन दिखती है। अगर दिखती है तो भाई मेंडल साहब का ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सही था। अगर नहीं दिखता है तो भाई उनका वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उस सिचुएशन में फॉलो नहीं होता है। यही तो हम जानना चाहते हैं। तो अब यहां बात करना है कि इस डेविएशन का ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं। अगर हम उसे समझ जाएं तो और आसान इजी हो जाएगा। दोस्तों कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्लास कैसा लग रहा है? इंटरेक्टिव क्लास है तो जरूर बताइएगा, कमेंट करके थंब अप करके जरूर बताइएगा। हम बहुत बेहतर तरीके से, देखिए हमने कहा कि पूरा एकदम मेथोलॉजी की तरफ हम चल रहे हैं। एकदम कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठाना है। अब बात आती है कि जब एलील और नॉन एलील के बीच में इंटरेक्शन में डेविएशन देखा गया, जो डेविएशन 9:3:3:1 का डेविएशन है, जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का डेविएशन है, क्या जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के एक्सेप्शन में बताया गया क्या वो उससे मैच कर रहा है? आप समझेंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के एक्सेप्शन क्या क्या है और उसको रेशियो के इसके रेशियो से बिलोंग कराएंगे। अगर है डेविएशन तो बात सही है, नहीं है तो बात गड़बड़ है। इसका मतलब यह हुआ कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के एक्सेप्शन में मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं हुआ। तो आइए देखिए कि क्या है डेविएशन के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। उसे सबसे पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं, इसके बाद 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इपिस्टैटिस क्या है, दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे कंप्लीमेंट्री, जीन कह सकते हैं उसे, तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री, और चौथा पॉइंट जो इसमें है इसकी डिस्कशन करने वाले हैं वो पॉइंट है आपका डुप्लीकेट। इतनी पॉइंट हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं और ये पॉइंट्स बहुत ही रोचक हैं, बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब हम इन टॉपिकों पर आए उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर भी कर दें लोगों तक। तो अब हम जानेंगे कि इपिस्टैसिस क्या है, कंप्लीमेंट्री क्या है, सप्लीमेंट्री क्या है, डुप्लीकेट क्या है। ये सारे टॉपिक्स का डिस्कशन अब हम आपसे करने के लिए चल रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मेरी कोशिश है कि हम जिस भी पॉइंट्स को, जिस भी टॉपिक को उठाऊं एकदम बहुत उसको क्लियर तरीके से आपसे डिस्कशन करूं। कोई भी चीज़ छोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, याद रखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम इपिस्टैटिस को ही देखते हैं। क्या है एपिस्टैसिस, इसे देखते हैं और जानते हैं। देखिएगा दो पेयर होते हैं। एपिस्टैसिस में दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, एक है एलिलिक पेयर और दूसरा है नॉन एलिलिक पेयर। ठीक है, जब किसी क्रॉस में या जब किसी एक्सपेरिमेंट में या जब किसी फेनोमेनन में किसी नॉन एलिलिक जब किसी फेनोमेनन में
जब किसी क्रॉस में, जब किसी एक्सपेरिमेंट में एलिक्स पेयर्स के द्वारा नॉन एलिलिक पेयर्स के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं एपिस्टैटिक जीन। क्या कहते हैं? एपिस्टैटिक जीन कहते हैं। क्या कहा हमने? एलिलिक पेयर्स के द्वारा नॉन एलिलिक पेयर्स के अपीयरेंस को, एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दिया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उस जीन को, उस एलिलिक पेयर्स जीन को हम कहेंगे एपिस्टैटिक जीन। और वह नॉन एलिलिक पेयर जिसका एक्सप्रेशन सप्रेस हो गया, दब गया, उसे हम कहेंगे हाइपोस्टैसिस। क्या कहेंगे? हाइपोस्टैसिस। दो चीजें समझ में आई आपको? एक टर्म हो गया एपिस्टैसिस और दूसरा टर्म हो गया हाइपोस्टैसिस। अगर आपसे कहा जाए कि एपिस्टैसिस को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करेंगे? लिखेंगे व्हेन एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एलिलिक जीन expression of non-allelic pairs gene suppressed by allelic pair gene known as एपिस्टैसिस जीन। समझ में क्या लिखा हमने? नोन एज एपिस्टैसिस जीन एंड नॉन एलिलिक पेयर जीन नोन एज हाइपोस्टैसिस। समझ में आया होगा? हमने जो कहना चाहता था उसी को हमने क्या किया? उसको डिफाइन कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, अब जो एपिस्टैसिस है वो दो तरीके का है। एपिस्टैसिस कितने तरीके के हैं? दो तरीके के। एक है डोमिनेंस एपिस्टैसिस और दूसरा है रिसेसिव एपिस्टैसिस। ठीक है, आपको नाम से क्लियर है? डोमिनेंट प्रभावी, रिसेसिव अप्रभावी। हम इन दोनों को वन बाय वन एग्जाम्पल के सहारे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और जब हम इसका डिस्कशन आपसे करना शुरू करेंगे तो आपको वहीं पर जो डेविएशन है लाभ इंडिपेंडेंट असॉर्टेड का 9:3:3:1 का डेविएशन जो है, वो बातें यहां पर क्लियर हो जाएंगी कि क्या वो रेशियो इस भी कंडीशन में देखने के लिए मिल रहा है। अगर नहीं तो एक्सेप्शन है। तो हम आते हैं, सबसे पहले डोमिनेंट एपिस्टैसिस की बात करते हैं। डोमिनेंस एपिस्टैसिस को जानेंगे और एग्जाम्पल के सहारे समझने का प्रयास करेंगे
कि आखिर डोमिनेंस एपिस्टेसिस है क्या। याद रखिएगा, हमने कहा कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कुकुरबिटा का। और कुकुरबिटा में हम पेपो का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? पेपो का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे समर स्क्वैश कहा जाता है। इसे समर स्क्वैश के भी नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को हम पहले समझ लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं डोमिनेंस एपिस्टेसिस। इसमें हम जो एलील्स यूज करने वाले हैं, जो सिंबॉलिक फॉर्म में एलील्स को यूज करने वाले हैं, सबसे पहले उसका मतलब जान जाते हैं। जब हम कैपिटल डब्ल्यू का यूज करेंगे तो हम उसे मानेंगे कि ये किस कलर का होगा? वाइट कलर का होगा। जब हम कैपिटल जी का यूज करेंगे तो हम उसे यह मानेंगे कि यह येलो कलर का होगा। और जब हम स्मॉल जी का यूज करेंगे तो हम इसे मानेंगे ये किस कलर का होगा? ग्रीन कलर का होगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि जब हम कैपिटल डब्ल्यू का यूज करें तो मान लीजिएगा येलो है, डोमिनेंस है। कैपिटल डब्ल्यू वाइट है, कैपिटल जी येलो है, स्मॉल जी ग्रीन है। इतनी बातें जब आपको समझ में आएंगी तो फिर हम थोड़े से और आगे चलने की कोशिश करता हूँ। इसे इरेज करते हैं। तो आइए एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। हमने कहा कि हमने यहाँ पर सबसे पहले दो फ्रूट लेते हैं। दो फ्रूट लेते हैं, एक फ्रूट वाइट कंसीडर करते हैं और दूसरा फ्रूट येलो कंसीडर करते हैं। तो हमने कहा कि जो कैपिटल डब्ल्यू है, स्मॉल जी है, ये आपका वाइट फ्रूट है। और जो स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी है, ये आपका येलो फ्रूट है। ठीक, जब हम इसके गैमेट्स को बनाते हैं तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल जी स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी और स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी मिलता है। जब इनके बीच हम क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल कैपिटल जी स्मॉल जी मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो फ्रूट हमें मिला है, ये जो फ्रूट मिला है, इस फ्रूट जो हमें मिला है वो कैसा मिला है? वाइट मिला है। ये कौन सा जनरेशन था? F1 जनरेशन था। मैं F1 जनरेशन की बात कर रहा हूं। जब इसमें हम सेल्फ क्रॉस करा देते हैं, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल कैपिटल जी स्मॉल जी, इनके बीच हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो सेल्फ क्रॉस से हमें गैमेट्स मिलते हैं। क्या गैमेट्स मिलते हैं? देखिएगा, इससे भी 4 गैमेट्स मिलेंगे और इससे भी 4 गैमेट्स मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जब हम इसमें देखते हैं तो ये मिला कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल जी, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी। सेम यहाँ पर भी मिलेगा, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल जी, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल जी और स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी। ये 4 इस तरीके से 4 गैमेट्स आपको देखने के लिए मिले हैं। और ये जो प्रोसीजर चल रही है, अब हम मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट के F2 जनरेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो अब इसको हम जब इसके रेशियो को निकालते हैं, फिर कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, देखेंगे। हमने कहा कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, हमें पूरी भरोसा और पूरी उम्मीद है।
तो आइए अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, एक बोर्ड के सहारे समझते हैं इसे। एक, दो, तीन और चार, एक, दो, तीन और चार। ठीक, अरेंज करिए इसे। कैपिटल डब्लू कैपिटल जी, कैपिटल डब्लू स्मॉल जी, स्मॉल डब्लू कैपिटल जी, स्मॉल डब्लू स्मॉल जी, कैपिटल डब्लू कैपिटल जी, कैपिटल डब्लू स्मॉल जी, स्मॉल डब्लू कैपिटल जी, स्मॉल डब्लू स्मॉल जी, कैपिटल डब्लू कैपिटल जी कैपिटल जी, कैपिटल डब्लू कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू कैपिटल जी कैपिटल जी, कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू कैपिटल जी स्मॉल जी। ये मिला कैपिटल डब्लू कैपिटल जी स्मॉल जी, ये मिला कैपिटल डब्लू स्मॉल जी स्मॉल जी, ये मिला कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू कैपिटल जी स्मॉल जी, ये मिला कैपिटल डब्लू स्मॉल जी स्मॉल जी, ये मिला कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू कैपिटल जी कैपिटल जी, ये मिला कैपिटल डब्लू स्मॉल कैपिटल जी स्मॉल जी, ये मिला स्मॉल डब्लू, ये मिला कैपिटल जी, ये बोला स्मॉल डब्लू कैपिटल जी स्मॉल जी। ठीक है, यहाँ क्या मिला? कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल डब्लू स्मॉल जी स्मॉल जी, स्मॉल डब्लू कैपिटल जी स्मॉल जी, स्मॉल डब्लू स्मॉल जी स्मॉल जी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये हमने सिंपल क्रॉस कराया है। याद रखिएगा, जो डेविएशन मिला था वो कितने का मिला था? 9:3:3:1 का डेविएशन था। क्या वह डेविएशन यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है? अगर पड़ रहा है तो भाई बात ठीक है, अगर नहीं पड़ रहा है तो एक्सेप्शन है। तो अब यहां पर जो ये पूरा कौन सा जनरेशन है? ये है आपका F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में एपिस्टैटिस के डोमिनेंट एपिस्टैटिस में देखा गया कि जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन में जो वाइट, येलो और ग्रीन का रेशियो है, किसका? वाइट रेशियो, वाइट रेशियो, येलो रेशियो, जो ग्रीन का रेशियो है F2 जनरेशन में, वो देखा गया कि 12:3:1 का मिला। और आपको मिलना क्या चाहिए? 9:3:3:1 का रेशियो मिलना चाहिए। तो इस तरीके से क्या देखा गया कि भैया ये रेशियो इस रेशियो के साथ बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये कहीं ना कहीं क्या है? एक्सेप्शन है। सबसे पहले हम ग्रीन को ढूंढते हैं। ये आपका ग्रीन है, ये हो गया ग्रीन आपका, ये हो गया येलो आपका, ये हो गया येलो आपका, ये भी येलो हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर कैपिटल जी है और कैपिटल जी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? येलो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपके 3 तो येलो हो गए और एक क्या निकल के आया? ग्रीन निकल के आया। बाकी जितने भी हैं ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, ये भी वाइट 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 वाइट, ये सभी क्या है? आपके वाइट हैं। तो इसका मतलब देखा गया
कि जो एपी स्टेटिस वाली कंडीशन है, खास करके डोमिनेंट एपी स्टेटिस जो है, वो मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट के जो आपका विचलन है 9:3 उसके साथ आपका जो है बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर बिलोंग करता है तो इसका जो रेशियो है, ये भी रेशियो यही आना चाहिए, 9:3:3:1 का रेशियो आना चाहिए, जबकि ऐसा हुआ नहीं। ये तो हमने डोमिनेंस केस में बात कर लिया है। अभी इसका एक पार्ट और बचा है, रिसेसिव वाला।